तो जो लोग रात में आसमान देखना पसंद करते हैं उनके लिए 2026 एक मतलब किसी खजाने जैसा साल होने वाला है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि ये साल खगोलीय घटनाओं से खचाखच भरा है। ग्रहों की एक शानदार परेड, टूटते तारों की बारिश और एक पूर्ण सूर्य ग्रहण भी। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो सिर्फ दूरबीनों तक सीमित नहीं रहेगी। अच्छा। हम एक ऐसे प्राचीन त्योहार की गहराइयों में भी उतरेंगे जो हजारों सालों से ब्रह्मांड की इसी लय से मतलब सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। वाह। कोशिश यही है कि इन सारी कड़ियों को जोड़ा जाए, विज्ञान और अध्यात्म, प्राचीन कथाएं और खगोलीय गणनाएं, ताकि अगली बार जब कोई रात में आसमान की तरफ देखे तो उसे सिर्फ तारे न दिखें बल्कि उनके पीछे की कहानी भी पता हो। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय सफर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत के लिए 15 फरवरी की महाशिवरात्रि से बेहतर क्या हो सकता है। एक ऐसी रात जो शिव को समर्पित है और जो अपने आप में अंधेरे और प्रकाश का सबसे बड़ा प्रतीक है। स्रोतों के मुताबिक महाशिवरात्रि को शिव की महान रात कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है। हमारे स्रोत इसे आत्म साक्षात्कार और एक तरह की आध्यात्मिक जागृति का सबसे शक्तिशाली मौका बताते हैं। पर सवाल ये है कि यही रात इतनी खास क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जो जवाब है ना वो ज्योतिष और खगोल विज्ञान के संगम में छिपा है। अच्छा। हाँ, देखिए, हिंदू पंचांग के हिसाब से ये फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को होती है, चतुर्दशी को। चतुर्दशी, ठीक है। और ज्योतिष के हिसाब से? ज्योतिष के हिसाब से इस समय सूर्य होता है कुंभ राशि में और चंद्रमा होता है मकर राशि में, जो उसका सबसे कमजोर बिंदु है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुंभ और मकर दोनों ही राशियों का स्वामी शनि है। बिल्कुल, शनि, मतलब जिसे हम कर्म और न्याय के ग्रह के रूप में जानते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? सूर्य और चंद्रमा का शनि के प्रभाव में होना इस रात को कैसे खास बनाता है? ज्योतिष में शनि को धैर्य, अनुशासन और वैराग्य का ग्रह माना जाता है। वो आपको बाहरी दुनिया की चकाचौंध से हटाकर आपके अंदर देखने के लिए एक तरह से मजबूर करता है। तो जब चेतना का प्रतीक सूर्य और मन का प्रतीक चंद्रमा दोनों ही शनि के अनुशासित प्रभाव में होते हैं, तो ये ऊर्जा आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और आत्मनियंत्रण के लिए मतलब असाधारण रूप से शक्तिशाली मानी जाती है। ये एक कॉस्मिक सेटअप है जो कहता है बाहर नहीं, अंदर देखो। वाह, मतलब इस रात का कैलेंडर में होना कोई संयोग नहीं बल्कि ग्रहों की एक खास स्थिति है। और मुझे लगता है कि इससे जुड़ी कहानियां भी इसी अंदर देखने की बात को और गहरा करती होंगी। मैंने 2 मुख्य कथाओं के बारे में पढ़ा है, एक शिव पार्वती विवाह की जी और दूसरे समुद्र मंथन की। जी, पहली कथा शिव और पार्वती के विवाह की। वो ब्रह्मांड के सबसे मौलिक सिद्धांत को दर्शाती है। शिव यानी शुद्ध चेतना और पार्वती यानी शक्ति या कह लीजिए प्रकृति की ऊर्जा। चेतना और ऊर्जा का मिलन। हाँ, जिसके बिना सृष्टि का संतुलन ही संभव नहीं है। ये सिर्फ 2 देवताओं का विवाह नहीं बल्कि हमारे भीतर मौजूद इन 2 शक्तियों के एक होने का प्रतीक है। और दूसरी कहानी तो और भी नाटकीय है, समुद्र मंथन वाली, जहां से हलाहल विष निकला था। हाँ, और वो कहानी शिव के एक बिल्कुल अलग रूप को सामने लाती है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथा तो सबसे पहले निकला हलाहल, एक ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। बिल्कुल। जब सबने हाथ खड़े कर दिए तो शिव ने उस जहर को पीकर अपने कंठ में रोक लिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। तो महाशिवरात्रि की रात उनके इसी त्याग और करुणा का उत्साह है। ये याद दिलाती है कि सबसे बड़े योगी में ही सबसे बड़ी करुणा भी हो सकती है। तो एक तरफ चेतना और ऊर्जा का मिलन और दूसरी तरफ सृष्टि को बचाने के लिए विषपान। इन गहराइयों को समझने के बाद तो जो अनुष्ठान होते हैं, जैसे उपवास रखना, रात भर जागना, हाँ, उनका मतलब भी बदल जाता है। ये सिर्फ परंपरा नहीं रह जाती। बिल्कुल, हर अनुष्ठान एक प्रतीक है। दिन भर का उपवास इंद्रियों पर काबू पाने का अभ्यास है। रात भर जागना, जिसे जागरण कहते हैं, वो सिर्फ नींद को टालना नहीं है बल्कि अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलकर आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहने का प्रतीक है। और वो अभिषेक, शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाना, वो असल में अपने अहंकार और मन की अशुद्धियों को समर्पित करने की प्रक्रिया है, एक तरह का आंतरिक शुद्धिकरण। तो ये त्योहार हमें रात के अंधेरे में एक गहरे आध्यात्मिक प्रकाश की तलाश करना सिखाता है। और दिलचस्प बात यह है कि 2026 में
यही रात का आकाश हमें कई और तरीकों से भी अपने ओर खींचने वाला है। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत भी बड़े ग्रहों से हो रही है। हाँ, हमारे स्रोतों के अनुसार साल की शुरुआत में ही 10 जनवरी को बृहस्पति ऑपोजिशन पर था और 4 अक्टूबर को शनि के साथ भी ऐसा ही होगा। ये ऑपोजिशन सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादा चमकीला तो बस एक नतीजा है। असल में ऑपोजिशन का मतलब है कि पृथ्वी, सूर्य और उस बाहरी ग्रह जैसे बृहस्पति या शनि के ठीक बीच में आ जाती है। अच्छा। आप इसे पूर्णिमा के चांद की तरह समझ सकती हैं। जैसे पूर्णिमा पर चांद पूरी रात आसमान में रहता है, सूरज के डूबते ही उगता है और सुबह सूरज के उगने पर डूब जाता है। ठीक वैसे ही ऑपोजिशन पर कोई ग्रह पूरी रात दिखाई देता है, और चूंकि वो पृथ्वी के सबसे करीब होता है और उसका पूरा चेहरा सूरज की रोशनी से रोशन होकर हमारी तरफ होता है, इसलिए वो सबसे बड़ा और चमकीला दिखता है। एक मिनट, हमारे स्रोतों में एक बात ने मुझे चौंका दिया। मैं तो बचपन से यही पढ़ती आई हूँ कि सिर्फ शनि के पास चलने हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी हैं। ये कैसे हो सकता है? हमें ये कभी दिखते क्यों नहीं? ये एक आम गलतफहमी है। सच तो ये है कि हमारे सौरमंडल के सभी 4 गैस जाइंट्स के पास छल्ले हैं। सच में? हाँ, शनि के छल्ले इसलिए सबसे मशहूर हैं क्योंकि वे बर्फ के टुकड़ों से बने हैं जो सूरज की रोशनी को बहुत अच्छी तरह से परावर्तित करते हैं, चमकीले हैं। और बाकियों के? वहीं बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के छल्ले धूल और चट्टानों के बहुत छोटे कणों से बने हैं, बहुत धुंधले हैं। उन्हें देखने के लिए हबल जैसे बहुत शक्तिशाली टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये तो कमाल की जानकारी है। और ग्रहों का ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। फरवरी के अंत में एक 6 ग्रहों की परेड भी होने वाली है। पर परेड का मतलब क्या ये है कि सारे ग्रह एक सीधी लाइन में दिखेंगे, मतलब किसी माला की तरह? नहीं, ये एक कह सकते हैं कि एक आम गलतफहमी है। परेड का मतलब ये नहीं कि वो एकदम सीध में होंगे, बस ये कि बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून ये सभी ग्रह रात के आसमान के एक ही हिस्से में एक ही तरफ जमा होंगे। तो दिखेंगे कैसे? शुक्र, शनि और बुध सूर्यास्त के बाद एक साथ दिखेंगे। बृहस्पति चांद के पास चमचमाता हुआ नजर आएगा। हाँ, यूरेनस और नेपच्यून के लिए तो दूरबीन लगेगी। लेकिन फिर भी एक ही नजर में अपने सौर मंडल के इतने सारे सदस्यों को देखना एक बहुत ही दुर्लभ अनुभव होगा। बिल्कुल। अब उस घटना की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, ग्रहण। 3 मार्च को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। मुझे ये नाम हमेशा से बहुत आकर्षक लगा है। चांद असल में लाल क्यों हो जाता है? इसकी वजह है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल। हमारा वायुमंडल? हाँ, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है। लेकिन हमारा वायुमंडल सूरज की कुछ रोशनी को मोड़कर चांद तक पहुंचा देता है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी का वायुमंडल नीले रंग की रोशनी को बिखेर देता है। ठीक वैसे ही जैसे दिन में आसमान नीला दिखता है। बिल्कुल। और सिर्फ लाल और नारंगी रंग की रोशनी ही चांद तक पहुंच पाती है। तो हम जो लाल रंग देखते हैं वो असल में पृथ्वी पर हो रहे सभी सूर्योदय और सूर्यास्त का सम्मिलित प्रकाश है जो चांद पर पड़ रहा है। ये तो बहुत ही काव्यात्मक है। लेकिन साल का सबसे बड़ा शो तो 12 अगस्त को होने वाला है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। हाँ, अप्रैल 2024 के बाद ये पहला मौका होगा जब सूरज का रहस्यमयी कोरोना दिखाई देगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण को उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जिस पल चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है और वो डायमंड रिंग इफेक्ट बनता है, सब कुछ बदल जाता है। कैसा महसूस होता है? एक अजीब सी धुंधली रोशनी हो जाती है, जैसे शाम भी नहीं और रात भी नहीं, पक्षी चुप हो जाते हैं। और आपको पहली बार एहसास होता है कि आप एक चट्टान पर बैठकर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ये एक बहुत ही गहरा अनुभव है। और ये सब एक अद्भुत ब्रह्मांडीय संयोग के कारण संभव है ना? हाँ, वही संयोग। सूर्य चंद्रमा से लगभग 400 गुना बड़ा है, लेकिन वो पृथ्वी से लगभग 400 गुना दूर भी है। और इसी अविश्वसनीय गणित की वजह से वे दोनों हमें आकाश में एक ही आकार के दिखाई देते हैं। सही कहा। लेकिन याद रहे, ये ग्रहण रूस, ग्रीनलैंड और स्पेन जैसे देशों में दिखेगा, और इसे देखने के लिए विशेष सोलर एक्लिप्स ग्लास पहनना बेहद जरूरी है। सोचिए, दिन में आसमान में एक ऐसा नजारा जिसे जिंदगी भर याद रखा जाए, और फिर जैसे ही रात होती है, ब्रह्मांड कहता है पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल। क्योंकि उसी रात 12-13 अगस्त को आसमान आतिशबाजी से भर जाएगा।
हम बात कर रहे हैं पर्सीद उल्का वृष्टि की। और ये समय के हिसाब से एकदम सटीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, मतलब आसमान में चांद नहीं होता है। तो पर्सीद उल्का वृष्टि को देखने के लिए आसमान बिल्कुल काला और साफ होगा। हाँ, स्रोतों के अनुसार हम हर घंटे 100 तक टूटते तारे देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ये उल्काएं स्विफ्ट टटल नाम के एक धूमकेतु के पीछे छोड़े गए धूल और मलबे के कण हैं। तो क्या पर्सीड साल की सबसे अच्छी उल्का वृष्टि है? ये सबसे मशहूरों में से एक है क्योंकि ये गर्मियों में होती है, लेकिन कई खगोलविद दिसंबर में होने वाली जेमिनिड्स को साल की सबसे अच्छी उल्का वृष्टि मानते हैं। अच्छा, वो क्यों? जेमिनिड्स के दौरान प्रति घंटे 150 तक चमकदार और धीमी गति वाली उल्काएं दिख सकती हैं। और इसकी सबसे दिलचस्प बात इसका स्रोत है। वो क्या है? ज्यादातर उल्का वृष्टियां धूमकेतुओं से आती हैं, लेकिन जेमिनिड्स 3200 फेथॉन नाम के एक क्षुद्र ग्रह से आती है, एक एस्ट्रॉइड से। ये एक चट्टानी पिंड है जो धूमकेतु की तरह व्यवहार कर रहा है, और ये आज भी एक पहेली है। धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ग्रहण, और इस कहानी में चंद्रमा के भी कुछ खास रूप बाकी हैं। 31 मई को एक ब्लू माइक्रोनून होने वाला है। ये नाम सुनने में थोड़ा उलझा हुआ लगता है। जरूर, चलिए इसे 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। ब्लू मून का नीले रंग से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस एक कैलेंडर की घटना है। जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं पड़ती हैं, तो दूसरी वाली को ब्लू मून कहते हैं। वंस इन अ ब्लू मून वाली कहावत। हाँ, अब आते हैं माइक्रोनून पर। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के चारों ओर पूरी तरह से गोल नहीं है, अंडाकार है। तो कभी वो पृथ्वी के करीब होता है और कभी दूर। जब पूर्णिमा के दिन चांद अपनी कक्षा में पृथ्वी से सबसे दूर होता है, तो उसे माइक्रोनून कहते हैं। तो ये सुपर मून का ठीक उल्टा हुआ। बिल्कुल सही। सुपर मून तब होता है जब पूर्णिमा के दिन चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है। एक सुपर मून माइक्रोनून की तुलना में लगभग 14% तक बड़ा और 30% तक ज्यादा चमकीला दिख सकता है। और 2026 का अंत भी इसी शानदार नजारे के साथ होगा। जी हाँ। 23 दिसंबर को साल का सबसे करीबी और सबसे चमकीला सुपरमून दिखाई देगा। ये 2026 के इस अद्भुत खगोलीय कैलेंडर का एक बेहतरीन समापन होगा। तो 2026 का कैलेंडर खगोलीय और आध्यात्मिक दोनों ही तरह की घटनाओं से भरा हुआ है। महाशिवरात्रि की इंट्रोस्पेक्टिव रात से लेकर अगस्त में सूर्य ग्रहण के विस्मयकारी अनुभव तक, और दिसंबर में चमकीले सुपरमून तक। ऐसा लगता है कि आकाश हमें लगातार कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। और जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं, महाशिवरात्रि की आंतरिक खोज, सूर्य ग्रहण का विस्मय, ग्रहों की परेड का परिप्रेक्ष्य, तो एक पैटर्न उभरता है। हमारे स्रोत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 2026 हमें बार बार याद दिलाएगा कि हम एक बड़े ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं। एक स्रोत में तो इसे मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ तक कहा गया है। हाँ, परिवर्तन का समय, और शायद असली परिवर्तन यही है, देखने के नजरिए का बदलना। ये सिर्फ खगोलीय घटनाओं का कैलेंडर नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड में हमारी जगह पर गहराई से सोचने का एक निमंत्रण है। तो मतलब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आसमान में क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं। सवाल ये बन जाता है कि जब हम ऊपर आसमान की ओर देखते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? क्या हम सिर्फ गैस और चट्टान के गोले देख रहे हैं, और फिर या हम उनमें अपना अक्स, अपने होने का कोई मतलब, वो भी खोज रहे हैं? Yes. और शायद 2026 इसी सवाल का जवाब खोजने का साल है।